नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल पुराणिक और स्वप्न स्टडीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है और उससे जुड़ा हुआ जो इकोनॉमिक पैकेज है उसके बारे में बात करूंगा। इस संपूर्ण पैकेज की विशेषताएं क्या है, इसकी क्या कमियां हैं और अलग अलग अर्थशास्त्रियों के क्या विचार है, इन सब के बारे में बात करूंगा और इसके साथ साथ मेरे भी विचार आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने भी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी की है। यूपीएससी मेंस, एमपीएससी मेंस और स्टाफ सिलेक्शन मेंस जैसी कई परीक्षाएं मैंने दी है और इसके साथ साथ मैंने सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अध्यापन भी किया है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कई जानी मानी संस्थाओं में मैंने सिविल सर्विसेज के लिए अध्यापन किया है और इस तरीके से 2013 से लेके अब तक लगभग 7 साल का पढ़ाने का अनुभव मुझे हो चुका है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मेरा अनुभव रहा है, ये मेरी अनुभव की छोटी सी टोकरी लेके मैं आप सबके सामने आया हूँ। दोस्तों, हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। पिछले कई महीनों से हमारी अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन की स्थिति चल रही थी और अब ये कोरोना का संकट। इस कोरोना की वजह से कई सारी जानें तो जा ही रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीवन बहुत कठिन हो चुका है। खासकर जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था के जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी हितधारक है, उन सबको ये पैकेज, ये अभियान प्रभावित करने वाला है। मजदूर वर्ग हो, गरीब लोग हो, महिलाएं हो, दिव्यांगजन हो या व्यवसायी हो, हर आमो खास आदमी के लिए ये पैकेज बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब की जिंदगी को कहीं ना कहीं ये संपूर्ण पैकेज, ये अभियान किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करने वाला है। इसीलिए मेरी आप सबसे ये विनती है कि आप सब ये वीडियो अंत तक देखें और आपके क्या विचार है इसको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साझा कीजिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए भी ये विश्लेषण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर यूपीएससी मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे मुद्दों को मैंने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। जो लोग बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप डिस्कशन का राउंड होता है, उसमें भी इस विश्लेषण के कई सारे मुद्दे आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। स्वप्न स्टडीज नामक मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को विजिट कीजिए और वहां पे आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित कई सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन लेक्चर्स को देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस आत्मनिर्भर भारत अभियान और इस पैकेज के बारे में चर्चा करते हैं। इस पैकेज की जब घोषणा मोदी जी ने की थी तो आत्मनिर्भर भारत के 5 प्रमुख स्तंभों के बारे में बात की थी। और ये 5 प्रमुख स्तंभ क्या है? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। अगर भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाना है तो आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास का होना भी जरूरी है। और ये आर्थिक विकास सर्वसमावेशी होना चाहिए और शाश्वत भी होना चाहिए। और इसीलिए अर्थव्यवस्था को इस संपूर्ण अभियान में एक अहम स्थान दिया गया है। आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क है, बिजली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पुल है, ब्रिज है, ऐसे कई सारी बातें आती है। सारी आर्थिक गतिविधियों का आधार होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इस संपूर्ण अभियान में एक अहम स्थान दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम का मतलब है व्यवस्था, और इसमें हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और उसके साथ साथ जो हमारी विधि प्रवर्तन संस्थाएं है, जैसे कि पुलिस प्रशासन हो, हमारे अर्धसैनिक बल हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जैसी जो संस्थाएं है, इन सब का समावेश इस व्यवस्था में होता है। हमारी देश की व्यवस्था अगर सक्षम हो और पारदर्शी हो तो हमारे देश का आर्थिक विकास भी हो सकता है। अगला स्तंभ है डेमोग्राफी, यानी जनसांख्यिकी। दोस्तों, हमारा देश युवाओं का देश है। लगभग 62% लोग 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। इन सारे युवाओं को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए और जॉब के अच्छे अच्छे अवसर दिए जाए
तो हमारा देश भी जल्दी से जल्दी विकसित हो सकता है। दोस्तों, अगला स्तंभ है डिमांड यानी कि मांग। मांग जितनी ज्यादा रहेगी उतनी आर्थिक वृद्धि होती रहेगी। जितनी ज्यादा मांग होगी, निवेशक उतना निवेश करेंगे और नई नई उत्पादन क्षमता को बनाएंगे। उसके साथ साथ रोजगार भी पैदा होंगे और लोगों की आमदनी भी बढ़ती जाएगी और इस तरीके से हमारे देश की आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास होता रहेगा। दोस्तों, हमारी कुल आबादी का लगभग 50% हिस्सा मध्यम वर्ग में गिना जाता है और इस मध्यम वर्ग से लगभग 45 से 50% की मांग पैदा होती है। इसका मतलब है कि ये 60 से 70 करोड़ मध्यम वर्गीय हमारे देश की कुल मांग का आधा हिस्सा है। अगर इन मध्यम वर्ग पे फोकस किया जाए तो हमारी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। दोस्तों, इस संपूर्ण पैकेज को घोषित करते समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 मुख्य मुद्दे पे फोकस किया: लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। इन सबको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी उत्पादन प्रक्रिया में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करते हैं, इन सबको इस पैकेज में महत्व दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगर चाइना का अल्टरनेटिव बन के भारत को उभरना है तो संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया पे भारत को फोकस करना पड़ेगा। कच्चे माल के उत्पादन से लेकर विनिर्माण, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक चाइना ने अपनी संपूर्ण वैल्यू चेन जिस प्रकार इंटीग्रेट की है, उस प्रकार भारत को भी अपनी वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने 5 अलग अलग बैठकों में इस संपूर्ण पैकेज की जानकारी दी। पहले दिन हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उससे संबंधित लगभग 5,94,000 करोड़ की घोषणाएं की गई। दूसरे दिन माइग्रेंट वर्कर्स, किसान और गरीब वर्गों के लिए लगभग 3,10,000 करोड़ की घोषणाएं की गई। तीसरे दिन हमारा जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है यानी कि डेयरी, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है, इन सबको मिलाकर 1,50,000 करोड़ की घोषणाएं की गई। चौथे और पांचवें दिन स्पेस सेक्टर से लेकर नागरिक उड्डयन तक सारी सेक्टर्स को लेकर लगभग 48,000 करोड़ की घोषणाएं की गई। कुल मिलाकर यह पैकेज लगभग 20 लाख करोड़ का हो चुका है और हमारे जीडीपी का यह 10% है। इसी तरह की मांग नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत बैनर्जी ने कुछ दिन पहले की थी। दोस्तों, इस संपूर्ण पैकेज में जो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि एमएसएमई सेक्टर की व्याख्या में बदलाव किया गया है, ये एक अच्छा कदम है। इससे एमएसएमई सेक्टर लाभ भी लेते रहेंगे और वृद्धि भी कर पाएंगे। लेकिन इस कदम से जॉब क्रिएशन पे कितना असर होगा, मजदूरों का कितना फायदा होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, हमारे जो श्रमिक कानून है इनमें कई सारी जटिलताएं हैं। एक तो जो श्रमिक कानून है ये हमारे संविधान के संवर्ती सूची में आते हैं और इसीलिए इस पर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य सरकारें भी कानून बनाती है और इसके कारण कई सारी जटिलताएं इस संपूर्ण कानूनी व्यवस्था में आ चुकी है। इससे जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारे उद्योग है, वो बढ़ भी नहीं पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी नहीं दे पाते हैं। तो जब तक ये कानूनी जटिलताएं खत्म नहीं होती तब तक एमएसएमई सेक्टर और हमारे मजदूरों का कुछ हद तक फायदा नहीं हो सकता। माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर कुछ अच्छी घोषणाएं की गई है, जैसे कि 1 नेशन 1 रेशन कार्ड। इसे हम रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मजदूरों के पास एक ही रेशन कार्ड रहेगा और वह संपूर्ण देश में कहीं भी जाए उस एक ही रेशन कार्ड के आधार पर वो अपने अपनी सुविधाएं ले सकते हैं। इस संपूर्ण घोषणा में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अलग अलग राज्यों में नियम और कानून अलग अलग है। बेनिफिशियरीज का जो चुनाव होता है उसके लिए अलग अलग नियम और अलग अलग शर्तें हैं। उदाहरण के लिए अगर महाराष्ट्र में यूपी, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मजदूर आते हैं और उनका एक ही रेशन कार्ड होता है तो इन सब मजदूरों को बेनिफिट्स का आवंटन किस प्रकार किया जाए, किन शर्तों पे किया जाए, इस पे जब तक कानूनी क्लैरिटी नहीं होगी तब तक इस घोषणा को इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग और उसके साथ साथ फ्री अनाज का बंटवारा, ये सारी घोषणाएं भी बहुत अच्छी और स्वागतार्ह है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं की गई है। संपूर्ण एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है।
और उसके साथ साथ कृषि संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट की बात हो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या ऑपरेशन ग्रीन जैसी योजना हो, ये सारी योजनाएं बहुत अच्छी है और इससे जरूर ही लाभ होगा। इसके साथ साथ कोल सेक्टर के बारे में बात की गई है। कोल सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने की बात की गई है और लगभग 2023-24 तक कोल का उत्पादन 1 बिलियन टन तक बढ़ाने की बात की गई है। ये सारे कदम बहुत अच्छे हैं। डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की बात की गई है, उसकी लिमिट बढ़ाने की बात की गई है। उसके साथ साथ डिफेंस प्रोक्योरमेंट मतलब डिफेंस से संबंधित जो खरीदी प्रक्रिया है उसको भी सरल बनाने की बात की गई है। उसके साथ साथ नागरिक उड्डयन हो, स्पेस हो, एटॉमिक एनर्जी हो, इन सब क्षेत्रों में सुधार और सरलता लाने की बात की गई है। दोस्तों, ये सारी थी इस संपूर्ण पैकेज की कुछ विशेषताएं। अब बात करते हैं इस पैकेज की कमियों के बारे में। तो पहला मुद्दा यह है कि ये संपूर्ण पैकेज लगभग 20 लाख करोड़ का है, लेकिन आरबीआई का योगदान ही लगभग 8 लाख करोड़ का है। जब यह पैकेज घोषित किया गया था तब ये माना गया कि यह संपूर्ण पैकेज हमारे जीडीपी का लगभग 10% है, लेकिन आरबीआई का योगदान ही लगभग जीडीपी का 4% है और सरकार का योगदान केवल 6% है। वर्ल्ड बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु के अनुसार ये चिंताजनक है। उनका मानना है कि इससे इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ सकता है। उनका यह भी कहना है कि हर वित्तीय संकट के साथ मौद्रिक नीति से नहीं लड़ा जा सकता। दूसरा मुद्दा यह है कि दूसरे देशों ने जो इकोनॉमिक पैकेज घोषित किया है उनके कंपैरिजन में जो भारत का पैकेज है वो बहुत कम है। एक अर्थशास्त्री है सेहुन एल्गिन, इन्होंने कोविड-19 इकोनॉमिक स्टिमुलस इंडेक्स बनाया है और इंडेक्स में अलग अलग देशों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जो इकोनॉमिक पैकेज घोषित किए गए हैं उनका एक इंडेक्स बनाया है और इस क्रमवारी में भारत का 5वां स्थान है। सबसे बड़ा जो पैकेज घोषित किया है वो जापान ने किया है और वो उनके जीडीपी का 21% है। दूसरा नंबर आता है यूएसए का। यूएसए ने जो स्टिमुलस पैकेज घोषित किया है वो उनके जीडीपी के 13% है। ऑस्ट्रेलिया का पैकेज उनके जीडीपी का 10.8% है। जर्मनी का 10.7% है और 5वां नंबर आता है भारत का और भारत ने जीडीपी का 10% पैकेज घोषित किया है। अगर हम 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करेंगे, 20 लाख करोड़ इस आंकड़े की बात करेंगे तो भारत के साथ साथ हांगकांग इस सूची में 19वें स्थान पे है। अगर हम छोटे देशों की बात करेंगे तो लग्जमबर्ग और बेल्जियम सबसे आगे है। लग्जमबर्ग ने अपने जीडीपी का 20.7% का पैकेज घोषित किया है और बेल्जियम ने अपने जीडीपी का 19.2% का पैकेज घोषित किया है। इस प्रकार भारत के पैकेज को हम अमेरिका और जापान के पैकेज से कंपेयर नहीं कर सकते। ये कंपेयर करना थोड़ा सा गलत होगा। अमेरिका और जापान का जो जीडीपी है वो भारत से कहीं ज्यादा है और इनकी जो जनसंख्या है वो भारत से बहुत कम है। लेकिन विकासशील देशों में अब तक जितने भी पैकेज घोषित हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा पैकेज भारत का है और ये बात यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन रिपोर्ट इन्होंने ये माना है। अगला मुद्दा ये है कि इस संपूर्ण पैकेज की वजह से हमारा वित्तीय घाटा, हमारा फिस्कल डेफिसिट कई हद तक बढ़ने वाला है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारा फिस्कल डेफिसिट 7.9% तक बढ़ सकता है। इतने बड़े पैकेज के लिए अगर खर्च करना है तो सरकार टैक्सेस तो नहीं ले सकती, लेकिन उधार जरूर ले सकती है और सरकार के वित्तीय मामलों की ये सबसे बड़ी दुविधा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा आज उधार लिए जाएंगे तो भविष्य में उसको अदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस वसूलने पड़ेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज अगर हमें इस पैकेज से कुछ मुनाफा हो जाएगा तो भविष्य में जरूर हमें ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अगला मुद्दा यह है कि अन्य देशों ने जो पैकेजेस घोषित किए हैं वो अपने अपने बजट से अलग घोषित किए हैं, लेकिन ये जो पैकेज है वो हमारे बजट का हिस्सा है या ये कुछ अलग घोषणा है, इस पर अभी तक स्पष्टता नहीं है। अगर ये अलग घोषणा है तो ये अच्छी बात होगी, लेकिन ये बजट का ही हिस्सा होगा तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगला मुद्दा यह है कि लॉकडाउन खुलने के बाद रोजगार का क्या होगा, इस पे कोई स्पष्टता नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ राज्यों में मजदूरों की सप्लाई बढ़ जाएगी और कुछ राज्यों में मजदूरों की सप्लाई कम हो जाएगी।
इस लॉकडाउन के दौरान परंपरागत क्षेत्रों में जो लाखों रोजगार गए हैं, उनका क्या होगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद नई रोजगार नीति कैसी होगी, लोगों को जॉब कैसे मिलेंगे, इस पर कोई सरकार का प्लान नहीं दिखा है। इस संपूर्ण पैकेज में कई सारे महत्वपूर्ण सेक्टर्स छूट गए हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, फिटनेस और रिक्रिएशन इंडस्ट्री है। इन सब के बारे में कोई घोषणाएं हमें नहीं दिखी। टेलीकॉम सेक्टर ने इस लॉकडाउन के दौरान ये दिखा दिया कि ऐसे संकट समय में वो कनेक्टिविटी को कैसे बरकरार रख सकते हैं। लेकिन इस संपूर्ण पैकेज में इस टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। शिक्षा क्षेत्र को लेकर एक दो घोषणाओं को अगर छोड़ देते हैं तो शिक्षा क्षेत्र के लिए कोई प्लान नजर नहीं आता। कोरोना संकट खत्म होने के बाद जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसके मायने बदल जाएंगे। हम पढ़ते कैसे हैं, परीक्षाएं कैसे देते हैं, ये संपूर्ण प्रणाली बदल जाएगी। तो ये शिक्षा क्षेत्र का नया चेहरा किस प्रकार होगा, इसको लेकर सरकार में कोई स्पष्टता नहीं है। अगला मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भारत में जो खर्च किया जाता है वो जीडीपी का लगभग 1% है और अन्य देशों के मुकाबले ये बहुत ही कम अमाउंट है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर डेटाबेस को रेफर करेंगे तो इसमें 188 देशों में भारत का 117वां रैंक है। अगर हम ओईसीडी देशों की बात करेंगे, ओईसीडी देशों का एक समूह है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इस समूह में जितने भी देश है वो अपने जीडीपी का लगभग 8.8% हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करते हैं। यूएसए अपने जीडीपी का लगभग 16.9% हिस्सा स्वास्थ्य पे खर्च करता है। चाइना का बजट भी लगभग 5% का है और जापान अपने स्वास्थ्य सेवाओं पे लगभग 10.9% खर्च करता है। इन सारे देशों से हमने कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य अनुसंधान पे हमने ज्यादा से ज्यादा अमाउंट खर्च करनी चाहिए। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइवेट सेक्टर का प्रेजेंस है, ये भी एक चिंताजनक बात है। हमारे देश में जितने भी हॉस्पिटल्स है उसमें से लगभग 93% हॉस्पिटल्स ये प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं। जितने भी हॉस्पिटल बेड्स हमारे देश में है उसमें लगभग 64% बेड्स ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं और जितने भी डॉक्टर्स हमारे देश में है लगभग 80 से 85% डॉक्टर्स ये प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा है। और कोरोना जैसे संकट समय में ये प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो इस संपूर्ण परिस्थिति में हमें ये देखना है, हमारी जो सरकारी स्वास्थ्य यंत्रणा है उसे सशक्त बनाने की जरूरत है। प्राइमरी हेल्थ केयर से लेकर सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर को भी सशक्त बनाने की जरूरत है। हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ये एक आम धारणा है कि अगर गरीब को अस्पताल में जाना है तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जा सकता है और प्राइवेट अस्पतालों के द्वार सिर्फ अमीरों के लिए खुले हैं। तो ये जो पिक्चर है, ये जो परसेप्शन है, हमें बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है ये बड़ी विस्तृत संकल्पना है और समय की कमी के कारण एक ही वीडियो के अंदर इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना बड़ा ही मुश्किल है। मैं ये प्रयास करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है इस पर एक अलग से वीडियो में लेकर आऊं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसे Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को लाइक कीजिए और आप इस संपूर्ण पैकेज के बारे में और आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।